हमने आईबीओ के अंदर किया था, आईबीओ 1 के अंदर कंप्लीट चैप्टर के डिस्कस किया था, इसी तरह से हमने इसको भी डिस्कस किया है। इस बात की आपको एश्योरिटी दे रही हूँ मैं कि यहाँ से आपका जो एग्जाम है इजीली अटेम्प्ट हो सकता है, आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं, इतना मैं आपको एश्योरेंस दे रही हूँ। कि अगर स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर को, जिसके अंदर हम बात करेंगे आईबीओ 2 के बारे में, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये आपका एमकॉम का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आईबीओ 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में। ये जो वीडियो रहने वाली है ये महामैराथन है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको इस बार के एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। और हाँ, क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स आपको विद आंसर मैं इनको एक्सप्लेन करने वाले हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये रहने वाला है, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स जो की पॉइंट्स है, जैसे कि आपको पता है कि आपको एग्जाम के अंदर 26 सीट्स दी जाती है, उन 26 सीट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन वो भी 20 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो कितने पेजेस के रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। ये सभी छोटी छोटी जो बातें हैं आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको एंटर करना चाहिए, जैसे कि हम इसमें भी पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में इंटरनेशनल लेवल पर जब आप एंटर करते हो तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन कौन से तरीके। इसी तरीके से हमें भी एग्जाम के अंदर एंटर करने से पहले इन सभी छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्वियस ही बात है बच्चे, देखो यहाँ पे 19 यूनिट्स है, 19 यूनिट्स को करना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, बट हाँ यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ये सभी तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, विद आपको अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें यूनिट नंबर 1 से। सबसे आपको पता है सबके पास, आई होप सबके पास यही सिलेबस होगा 1 यूनिट से लेकर 19 यूनिट्स तक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, देन उसके बाद लास्ट तक हमारी रिपोर्ट राइटिंग है कि फाइनली आपने मार्केटिंग कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, अब कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए आपने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया, अब फाइनली रिपोर्ट तैयार करो। यहाँ तक आपके पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बता दूंगी कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से आया है, इस ईयर के अंदर आया, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूनिट नंबर 1 से क्या कहता है कि डिस्कस द 5 डिफरेंट मार्केटिंग फिलॉसफी अंडर द बिजनेस एंटरप्राइजेज कंडक्ट देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज, स्टेट द रेलिवेंस ऑफ दिस फिलॉसफी इन देयर इज इंटरनेशनल मार्केटिंग। यहाँ पे जो आपको फिलोसफी दी है ना मार्केटिंग की, कि पहले मार्केटिंग कैसे होती थी, उसके बाद इनोवेशन हुई, उसके बाद डे बाय डे ईयर बाय ईयर क्या रहने वाला है। हर एक ऑथर आया, हर एक ऑथर ने क्या किया है कि नई मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया है, नई फिलोसफी को अप्लाई कर दिया कि हाँ अब मार्केटिंग में इसको इंपॉर्टेंस देना है। जैसे पहले हमारा यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट क्या होती है। ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कस्टमर अपनी इच्छा को कंप्लीट करने के लिए आता है और सेलर क्या करने आता है, अपना सामान बेचने आता है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आता है। जब दोनों की डिमांड कंप्लीट होती है, ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे, जहाँ पर दोनों पार्टी क्या करती है, एक दूसरे से एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेलर है वो गुड्स को देगा और जो बायर है वो मनी को देगा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सचेंज हो रहा है। दैट्स इट। अब यहाँ पर आपको की एलिमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बिजनेस है जो कि मेन कस्टमर को टारगेट करता है। इंटीग्रेटेड मार्केट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केट का मतलब होता है कि जब आप सभी को साथ लेके चलते हैं, कस्टमर को, सप्लायर को, मीडिया को, इन सभी चीज़ों को साथ लेके होते हैं। एक होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी, मीन्स कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए ही मार्केट में आ रही है। देयर इज नो इंपॉर्टेंस टू देयर कस्टमर, कस्टमर को किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसने प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो केवल प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इन सभी के बेसिस पे आपकी 5 फिलोसफी दी गई है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन कंसेप्ट दिया हुआ है। मैं मोटा मोटा बताती हूँ कि आप पढ़ी PDF से लेना, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में पता है क्या होता है कि ऐसा पॉइंट बोला गया है कि आपको केवल ना प्रोडक्शन करना है, आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। यार आपको भी पता है कि जब मैं कह रही हूँ कि आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, आपको एक जो सब्जी है या फिर मैं कहूँ कि कोई भी फ्रूट्स है, अगर आप 1 किलो ले रहे हैं वो आपको 30 रुपये की मिल रही है, ठीक है। अगर आप वही चीज़ें 2 किलो लेंगे तो आपको वो कहेंगे कि आपको 50 रुपये की लग जाएगी। अगर आप वही चीज़ें क्या लेंगे, 5 किलो लेंगे तो क्या लगेगी, पूरी 100 रुपये की दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। सो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आपने क्वांटिटी इंक्रीज करी, आपका जो कॉस्ट है
खरीदने की जो लागत है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सो यहाँ पे यही बात की गई है प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर कि हाँ, कि आपने प्रोडक्शन जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा करना है, जिससे कि आपकी टोटल पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम आ जाए। इस कंसेप्ट में ये कहता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट पता है क्या कहता है कि इसने कहा कि ठीक है आप अपने अबेंडेंट में हो, ठीक है, बट प्रोडक्ट के अंदर इसने कहा स्पेसिफिक क्वालिटी दी, मीन्स कि जो एक प्रोडक्ट है ना उसी के ऊपर उसने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। जैसे कि मैं कहूँ कि डिटर्जेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, काफ़ी सारे डिटर्जेंट है, ठीक है, मार्केट में काफ़ी सारे कंपटीटर है, कोई टाइड का है, कोई सर्फ एक्सेल का है, कोई मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ अवेलेबल है, ठीक है, बट एक दुकानदार ने या फिर मैं कहूँगी एक कंपनी ने उसके अंदर वैरायटी ना लाकर उसी प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स ऐड कर रहे हैं, मीन्स कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर इसने फोकस किया है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट आपका सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट पता है क्या कहते हैं कि ये सेलर के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर सेलर में कैपेबिलिटी है कि हाँ सामान बेच पा रहा है, वो इजीली सामान को अपने कस्टमर को सेल कर पा रहा है, वो इस कंसेप्ट के अंदर आता है। कहने का मतलब कि अगर आप में एबिलिटी है तो आप इसको सेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, कस्टमर एक बार ही सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बार गलत प्रोडक्ट होती है, एक्सपायरी कुछ भी ऐसा डिफॉल्ट होता है उसके अंदर, बट हाँ इसका मेन मोटिव होता है कि सामान बेचो और प्रॉफिट को जनरेट करो, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट पता है क्या कर रहे हैं, ये मार्केट में एग्जिस्ट करने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कस्टमर की पॉइंट हो। अब देखो ऊपर से लेके अभी तक हमने फोर्थ पॉइंट तक पहुंचे, किसी ने कस्टमर की ओर देखा नहीं देखा। यहाँ पर कहते हैं कि अब आप कस्टमर की ओर देखेंगे, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हमारा ईयर चेंज होता आ रहा है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, आपके पास फैसिलिटीज, आपके पास वेराइटीज क्या है, बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये कहता है कि कंसेप्ट कि आपके पास मार्केट में आप जो कस्टमर है ना उसको ऊपर फोकस करो, जैसा कस्टमर चाहता है वैसे क्या करो, प्रोडक्ट को जनरेट करो। तो कहने का मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने कस्टमर को दी। क्लियर है। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है, अब फाइनली कस्टमर तो है इसके अंदर साथ ही साथ इसने कहा सोसाइटी को, मीन्स कि आप इंडस्ट्री एक ऐसी सोसाइटी में सेटअप कर रहे हैं जहां से उसी सोसाइटी से आप मेंबर एज ए एम्प्लॉय जनरेट करेंगे, राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। सो इसने कहा कि आप अपनी सोसाइटी के ऊपर फोकस करो, किसी भी तरह का पोल्यूशन ना क्रिएट हो सके, नॉइज का हो गया, एयर का हो गया, मीन्स किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप सोसाइटी को ना दें, इसने इसके ऊपर फोकस किया। तो यहाँ पर ये पांचों की पांचों फिलोसफी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये कंप्लीट मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, फोकस क्या है, किसका बिलीफ है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको दिया हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है जो मैंने आपको बताया कि ये फिलोसफी वाला, ठीक है। यहाँ पर इसके देखो रेलिवेंस भी बताने हैं, इसके मेरिट्स भी बताने हैं, एग्जाम्पल तो आपको हर बार दे के आने हैं। इस पूरी पीडीएफ में ना जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ ना सबके साथ आपको एग्जाम्पल मिलेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया है बच्चे, पांचों की पांचों फिलोसफी हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसी यूनिट के अंदर से, क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अ बिजनेस फर्म टू गो द इंटरनेशनल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना सा क्वेश्चन यहां से, अ बिजनेस फर्म गो टू द इंटरनेशनलाइजेशन क्यों जा रहा है, या ये है ना, ये पार्ट्स में भी आया हुआ है, आपको पता है, आपको पता भी होगा। देखो ये जो क्वेश्चंस पेपर है इनके अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगा, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको इसमें सब पार्ट मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसे सब पार्ट में भी बहुत बार आया है और ऐसे कंबाइन में भी आया है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है और रीज़न क्यों है, क्यों हमारी जो डोमेस्टिक लेवल की इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करना चाह रही है अपने आप को। सो ऑब्वियस ही बात है अपने, अब देखो जो चीज़ें आप, मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप कोई दुकानदार है, ठीक है, आप दुकानदार नहीं, आप कोई इंडस्ट्री में के ओनर है, ठीक है। मान लीजिए आप लेस कंपनी को, लेस का जो पैकेट है उसके आप मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। आपने कहा कि मैं केवल पहले अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में सेल कर रहा था, ठीक है। फिर आपने अपने प्रॉफिट को और जनरेट करने के लिए आपने क्या किया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी क्या करना कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया। आपने अपने और प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए क्या किया, आपने स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपेंड कर दिया। आपने इंडिया तो कवर कर दिया और आप ये सोच रहे कि इंडिया से बाहर भी मैं करूँ, क्यों, क्योंकि बाहर की जो करेंसी है वो हमारी कंट्री में आएगी, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मैं दूसरी मार्केट के अंदर भी मैं अपने आप का नाम रोशन कर सकता हूँ। ये सभी रीजंस होते हैं कि जब एक डोमेस्टिक लेवल का जो मैन्युफैक्चरर है, डोमेस्टिक लेवल का जो बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। बस आपको ये मेन पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो आप ये इसके इस तरीके से पॉइंट्स लिखे हुए हैं,
ठीक है। इंपॉर्टेंस रीजन बताए हुए हैं। रीजन सबसे पहला क्या है, मार्केट एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक ऑफ द स्केल है, कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। ये पूरा का पूरा 15 नंबर से 20 नंबर में क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको पूरे के पूरे 17 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, साथ में कंक्लूजन लिखा हुआ है क्यों ऐसा होता है। रीजन बस यही है, अपनी इकोनॉमिक को, इंडियन की इकोनॉमिक्स को आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देखो, मैं इतना पढ़ाऊंगी तो ऑब्वियस ही बात है ना, काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो मैं आपको मेन जो क्वेश्चन के जो मतलब है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, रीजन क्या है ये लिख रहे हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, आई होप ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, इसके बीच में डिफरेंस आता है। सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है भाई? सेलिंग और मार्केटिंग का मतलब कंसेप्ट क्या है? देखो, सेलिंग का तो जो कंसेप्ट है ना, वो आपका नैरो कंसेप्ट है। अब मैंने आपको बताया कि आपकी थर्ड फिलॉसफी के अंदर सेलिंग कंसेप्ट के अंदर क्या कहता है कि मुझे तो केवल सेल करने से मतलब है, कस्टमर जनरेट करने से मतलब नहीं होता। यहाँ पे इसका बस मतलब फोकस वहाँ पे होता है कि हाँ मैं सेल कर रहा हूँ, प्रॉफिट आया, दैट्स इट। बट मार्केटिंग तो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि कस्टमर को पहले एनालिसिस किया, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर को सेल किया, देन उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। सो क्या आप इसको ये कह सकते हैं वाइडर कंसेप्ट है। यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं किया गया, यहाँ पर कस्टमर के ऊपर फोकस किया, यहाँ पे कस्टमर को रिटेन करने की बात की जा रही है। ये सभी के सभी पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। देखो, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि सेलिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। इसका सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। अटेम्पटेशंस ध्यान से देखो बेटे, कैसे करना है कि सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है, पहले ये लिखना है, इसका मीनिंग बताना है कि सेलर का मेन पर्पस क्या होता है, ये सभी बता देना। ये एग्रेसिव होता है कि हाँ मेरा किसी भी तरीके से मेरा सामान बिक जाना चाहिए, राइट। मार्केटिंग कंसेप्ट का मेन पॉइंट क्या होता है कि उसे कस्टमर को अंडरस्टैंड करना, उसे कस्टमर को समझना पड़ता है, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद ये डिफरेंस मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको इजीली आराम से पढ़ लेना, ठीक है। कंक्लूजन मैंने दिया हुआ है साथ साथ वही जो मैंने आपको भी समझाया है, ठीक है। कंक्लूजन मीनिंग आपको जरूर लिखने हैं क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले। बीच का क्रक्स जो पूछा हुआ है वो लिखना है। क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करने, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और, जैसे कि आपको हाईलाइट हो रहा है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो रहा। सो आप भी अपने एग्जाम को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली ये लिखना है कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर मेरा, जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मेरा फर्स्ट है, ठीक है। फिर उसके साथ ही बड़े बड़े अक्षर्स के अंदर क्वेश्चन आंसर नंबर 1, इसको प्रॉपर बॉक्स में पिकअप करना है, ऐसे बिल्कुल बॉक्स में बंद कर देना है। और देन नेक्स्ट लाइन से हमें स्टार्ट करना है कि हाँ इसका आंसर ये यहाँ से स्टार्ट है, और इंट्रोडक्शन से लिखना स्टार्ट करना है। क्लियर है बच्चे, राइट। चलो अब दूसरे यूनिट पे पहुंच जाते हैं कि दूसरी यूनिट क्या है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड द इन्वॉल्वमेंट। मार्केटिंग ओरिएंटेशंस के बारे में बात कर रहा है और इन्वॉल्वमेंट। अब आपको एक ऐसा याद आ रहा होगा कि हमने ग्रेजुएशन में भी ये चैप्टर्स किए हुए हैं, राइट। ये वही चैप्टर है, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर तो वही था, अब ये आ जाता है सेकंड चैप्टर, ओरिएंटेशंस एंड स्कैनिंग वाला चैप्टर है ये, राइट। ये क्या कहते हैं कि इन इंडियन फर्म डिजायर टू एक्सपोर्ट आयरन और ज्वेलरीज एंड स्पाइसेस, व्हाट ओरिएंटेशंस फ्रॉम अमंग द EPRG फ्रेमवर्क। ये कंसेप्ट आपके लिए नया है। मैं इसका मतलब आपको अभी समझा देती हूँ, 2 मिनट दीजिए। पहले आपको मैं क्वेश्चन समझाती हूँ क्या कह रहा है कि शुड बी द कंपनी फॉलो द अचीव द बेटर रिजल्ट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले आपको EPRG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। EPRG का मतलब क्या होता है? इथनोसेंट्रिक होता है, पॉलीसेंट्रिक होता है, रीजनोसेंट्रिक होता है और ग्लोबल सेंट्रिक होता है। समझ नहीं आ रहा, रुको बताती हूँ। इथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी ना, मान लीजिए ये कंपनी है, इंडिया की कंपनी है जिसे हम कहेंगे होम कंट्री, ठीक है, और ये है बाहर की कंट्री जिसे मैं कहूँ UK के अंदर है, ये वो कंट्री जहाँ पे हम अपने व्यापार को क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, राइट। अच्छा, मैंने कहा कि मैं अपना जो प्रोडक्ट है ना मैं बाहर कंट्री के अंदर लेके जाना चाह रही हूँ। अच्छा जी, तो बात यह जाती है कि ऐसे ही दूसरी कंट्री में नहीं लेके जा सकते, आपको वहाँ की रूल रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। आप जब उसके बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हो तो वहाँ पे भी रेगुलेशंस होती है, राइट, जो कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है, राइट। सो क्या आप जो सामान बनाने की जो प्रोसेस है आप अपने हिसाब से करेंगे, होम कंट्री दैट मीन्स इंडिया अपने हिसाब से करेगी, अपने जो सामान का जो प्राइस है वो अपने हिसाब से रखेगी, प्रोसेस जो है वो अपने हिसाब से रखेगी। कहने का मतलब कि जैसा इंडिया के अंदर चल रहा था क्या वैसा का सेम टू सेम उठा के वो UK में भी एज इट इज रखने चल रही है। अगर ऐसा है उसे कहेंगे इथनोसेंट्रिक,
अगर ऐसा नहीं है, वो कह रही है कि नहीं मैं दूसरी कंट्री के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से चलूंगी, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के रूल रेगुलेशन कैसे हैं, वहाँ के स्टैंडर्ड कैसे हैं, उनके हिसाब से मैं चल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो पॉलीसेंट्रिक हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? इथनोसेंट्रिक दैट मीन्स जो होम कंट्री है वो क्या कर रही है, अपने हिसाब से चल रही है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जब होस्ट कंट्री के हिसाब से ये वाली कंट्री अपने आप को खुद को ऑपरेट कर रही है। ठीक है। रीजनल सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि आप अपने जैसी ना कंट्री ढूंढेंगे, मीन्स कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर कल्चर्स है, ठीक है, वैसी वैसी सेम नेचर की कंट्री को आप ढूंढेंगे। ठीक है, पहले आपने ऐसी कंट्री को ढूंढना है, ठीक है, फिर अपने प्रोडक्ट को वहां पे एक्सपोर्ट करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ग्लोबल लेवल पे तो दैट मीन्स आप इंटरनेशनल लेवल पे सेम पॉइंट पे चल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे पॉइंट मैंने एज इट इज आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बिजनेस के अंदर कैसे ये हेल्प करते हैं आपके अचीवमेंट के लिए, आपको एक एग्जांपल लेना होगा, जो कि मैंने एग्जांपल इस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि कैसे कंपनी फोकस करती है मैनेजमेंट में, की क्या अप्रोच रहने वाली होती है, ठीक है, रीजनिंग क्या रहने वाली है, फिर एग्जाम्पल है। या आप अगर इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कोई नहीं आपके नंबर काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता। देखो प्रेजेंटेशन जितनी बेटर होगी, आपकी थोड़ा सा राइटिंग भी साफ होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब नेक्स्ट पर्सन को समझ में आना चाहिए, राइट। सो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, चारों पॉइंट आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देन फाइनली कंक्लूजन जरूर ड्रॉ करना है। ओके, मैं आपको नजर आ रहा है कि जो क्वेश्चंस है मैं साथ साथ वो भी दिखा रही हूँ कि किस साल में क्या क्वेश्चन आया, आपके लिए देखो कितना कन्वीनियंट कर दिया ये पीडीएफ की मदद से, राइट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके यूनिट नंबर 2 से आ रहा है, क्या कह रहे हैं, ईपीआरजी। क्वेश्चन वही है, कोई चेंज नहीं है। आपको यहाँ पर ईपीआरजी का मतलब पता होना चाहिए, वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो पॉलिसी है, स्टैंडर्ड है, उनके बारे में बात की जा रही है, कौन कैसे होम कंट्री का फॉलो करेगा, होस्ट कंट्री का फॉलो करेगा, रीजनल का है या फिर ग्लोबल लेवल पे, जैसा सभी लेवल पे अलग अलग चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यही क्वेश्चन एज इट इज। ओके, सो इनको पढ़ लेना आप इजिली, बहुत आसान आसान टॉपिक लिखे हुए हैं, कोई इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, साथ साथ थोड़ा सा हिंदी भी लिखी हुई कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, यूनिट नंबर 3 से क्या क्वेश्चन बन के आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे दिसंबर 2023 के अंदर, इसकी पिछले 3-4 महीने पहले 6 महीने पहले जो पेपर हुआ था उसके अंदर बात की जा रही है। एनालिसिस इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, कैसे आप एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन के आया है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। ये यूनिट बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी बच्चे, क्योंकि यहाँ से 101% है कि आपका क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। कि जो कंपोनेंट है ना, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। ये आपका चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाए, आप देखो मास्टर डिग्री में भी होगे तब भी आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो कंपोनेंट है ना, वो एक्सप्लेन करने। अब आप कहेंगे कि मैम कंपोनेंट समझ नहीं आ रहा, सुनो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, तब भी आंसर यही रहने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हो। या फिर मैं कहूँ कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, तब भी आंसर यही आने वाला है। ध्यान से सुनते रहना, क्यों, क्योंकि सबका मतलब यही है, सबके अंदर यही आंसर आने वाला है। क्योंकि जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है ना, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे इफेक्ट होती है उसके बारे में बात करें। क्योंकि अब देखो कुछ एक फैक्टर ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ एक फैक्टर ऐसे होते हैं इंटरनल होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन की गई है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है कि इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होती है। देन उसके बाद देखो मैं आपको सीधा चार्ट के ऊपर लेके चलती हूँ, नजर आ रहा है। एक तो आपको देखो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस कर देती हूँ, फिर आप इन पॉइंट्स को पीडीएफ से रीड कर लेना। ओके, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसे फैक्टर जो कि आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही आपको इफेक्ट करें, मींस कि सबको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरे ग्लोबल लेवल की जितनी भी इंडस्ट्री उनको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, स्पेसिफाई इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स अ रीजन इसको इंटरनल इन्वायरमेंट कहा गया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे ना आपकी जैसे कि पॉलिसी हो गया, आपकी स्ट्रैटेजी हो गया, आपकी वीकनेसेस हो गया, आपकी स्ट्रेंथ हो गई, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, आपके वर्किंग इन्वायरमेंट हो गया, आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ रिलेशनशिप हो गया, इनके बारे में एक्सप्लेन की जा रही है, इनके बारे में बात की जाएगी। ओके, बट अगर बात की जाए एक्सटर्नल लेवल की, एक्सटर्नल लेवल दैट मीन्स आपके बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, ऐसे फैक्टर्स जो कि सबको इफेक्ट करते हैं, राइट। बट इसमें भी 2 पार्ट्स किए गए हैं। सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है कि माइक्रो है, एक है मैक्रो। माइक्रो के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर हो गया, ठीक है, कस्टमर हो गया आपका, और जैसे कि सप्लायर हो गया, मीडिया हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं।
मैक्रो के अंदर तो बेटे आपको ये 8 पॉइंट है, स्टार्टिंग से ये 8 ही पॉइंट चलते आ रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एंड आपका लीगल हो गया, कल्चर हो गया। ऐसे स्ट्रक्चर मीन्स कि जब आप किसी भी कंट्री के बाहर क्रॉस द कंट्री जाते हो सो सभी बिजनेस इससे जरूर इफेक्ट होते हैं। ओके, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है विद एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दी। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि लिखना क्या। यहाँ से इस यूनिट में से यही एक क्वेश्चन है कि बार बार रूप बदल के आ रहा है कि यहाँ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज होते आ रहा है, बट आ यही रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन का मतलब समझते हैं, पहले यूनिट का मतलब समझाती हूँ फिर आपको आगे बढ़ेंगे। देखो, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपके पास ये पूरी बड़ी मार्केट है, ठीक है, इस बड़ी मार्केट के आपने क्या कर दिए, छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ठीक है, ये होता है सेगमेंट करना। समझ में आ गया? इसकी पूरी बड़ी मार्केट को आपने टुकड़ों में बांट दिया कि ये आपकी गारमेंट्स की मार्केट है, ये आपकी आयरन की मार्केट है, ये आपकी ज्वेलरी की मार्केट है, ये आपकी वेजिटेबल के, ये फ्रूट्स की, मीन्स की हर मार्केट को आपने क्या कर दिया, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बांट दिया है, ठीक है। इसके फिर आगे और भी पार्ट करेंगे, मान लीजिए गारमेंट्स के अंदर मैंने और पार्ट कर दिया कि ये जेंट्स का है, ये लेडीज़ का है, ये मैं चलो इसके अंदर भी मैंने और पार्ट कर दिए, जैसे कि एक तो चिल्ड्रंस का हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी मैंने एज वाइज रख दिया, तो ये हो जाएगा टारगेट मार्केटिंग। ओके, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो जो कि जून 2023 के अंदर आया था। क्या कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल मार्केटिंग सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन द ब्रीफली द बेसिक ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन विद एग्जाम्पल। समझ में आ गया कि इंटरनेशनल मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता क्या है। इंटरनेशनल, अब देखो जो डोमेस्टिक लेवल पे है वही है, बट इंटरनेशनल जैसे ही वर्ड लग जाता है तो आपको वही ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है, आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग लिखना है। अब देखो यहाँ पे सेगमेंटेशन किसी भी बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि आपके डेमोग्राफी के बेसिस पे, आपके बेनिफिट के बेसिस पे, आपकी एक निश मार्केट होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो टूथपेस्ट का ले लेते हैं। आपको पता है मार्केट में काफ़ी सारी टूथपेस्ट है, बट हाँ, जैसे ही मैंने कहा कि आपकी दांतों में अगर झंझनाहट है, अगर आपकी दांतों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करने वाले हैं, सेंसोडाइन करने वाले हैं, राइट। समझ पा रहे हैं? तो इस पेस्ट का जो मैंने नाम बोला सेंसोडाइन, ठीक है, ये इसने क्या किया, पूरी मार्केट में अपनी इमेज क्रिएट करी, अपनी एक यूनिकनेस क्रिएट की कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये वाली टूथपेस्ट क्या करें, यूज़ करें। तो ये होती है निश मार्केट होती है। जेंडर के बेस पे आप क्या कर सकते हो, मार्केट को सेपरेट कर सकते हो। सेगमेंटेशन किया गया है, अभी मैंने आपको बता दिया। बिहेवियर के बेसिस पे कर सकते हो। ये सभी के सभी पॉइंट ना मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं कि कैसे कैसे है। ओके, ये देखो, तो आप इसको रीड कर लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है विद एग्जाम्पल। ईजी आप इसको रीड करेंगे, इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजन समझ रहे हो कि आप इंडिया के अंदर है, आपको बाहर कंट्री में यूके यूएसए में आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई तो तरकीब निकालनी पड़ेगी, किसी तो मेथड से आप क्या करने वाले, दूसरी कंट्री के अंदर अपने व्यापार को एक्सटेंड करने वाले हैं, तो वो मेथड्स पूछ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है ना, ये एक लास्ट में लेके आती हूँ मैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। एक सेकेंड रुकना, इस वाले क्वेश्चन को ना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये वाला, इसको मैंने ना रिस्क के साथ, एडवांटेज के साथ ऐसे एक्सप्लेन किया कि आपको थोड़ा सा आसान लगे, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका यूनिट नंबर 5th में से ही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मोड ऑफ द एंट्री इन द फॉरेन मार्केट, एग्जामिन द ईच द मार्केट एंट्री मोड एंड द एसोसिएटेड द रिस्क एंड एडवांटेज। क्या क्या सबके रिस्क क्या है, एडवांटेज क्या है। मैंने इंडिविजुअल पॉइंट के ना सबके रिस्क भी लिख दिए हैं, एडवांटेज भी लिख दिए हैं। जैसे कि मैं कहूँ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि एक कंट्री क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो दूसरी कंट्री क्या करने वाली है, ऑब्वियस ही बात है, बाय करने वाली है। जो सेल करते हैं उसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। उसके बेनिफिट बता दिए, उसके रिस्क बता दिए कि रिस्क क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जिसके बीच में किसी भी तरह की इंटरमीडिएटरी, सॉरी ऊपर तो क्या होता है, इंटरमीडिएटरी नहीं होती एक्सपोर्ट। दो तरह के एक्सपोर्ट है, एक तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, एक आपकी इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है। डायरेक्ट में तो क्या है, किसी भी तरह की इंटरमीडिएटरी इंक्लूड नहीं होती, मींस के बीच के जो ब्रोकर होते हैं ना, जो कमीशन चार्ज करते हैं,
वो बिल्कुल भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। बट इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या है कि यहाँ पे बीच में जो ब्रोकर हैं वो ज़रूर इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन के पास क्या होता है, वो क्या करता है, अपने लाइसेंस को ना किसी दूसरे पर्सन को ना यूज़ करने के लिए दे देता है, तो जिसके कारण ना आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपका जो रिस्क है वो भी लो होता है, इन्वेस्टमेंट वो भी हो। अब देखो किसी के लाइसेंस, जैसे कि ना मेडिकल स्टोर का एग्जाम्पल लूँ, तो किसी के मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के ऊपर कोई और अगर ओपन कर रहा है, बट मेडिकल स्टोर के ऊपर लाइसेंसिंग होना ज़रूरी है, तो ये क्या है, आपने क्या कर दी है, लीजिंग कर दिया। बट हाँ, देने वाला ऐसे ही नहीं देगा, आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर चार्ज करेगा, जिसे हम कहेंगे रॉयल्टी या फिर मैं कहूँ कि फीस, ओके। नेक्स्ट जाता है फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है। फ्रेंचाइजिंग के अंदर आप अपने बिजनेस को मतलब बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए ना आप क्या करते हो, अपने मार्केट में से किसी भी पर्सन से, जैसे कि मैं कहूँ कि आपने कोई भी इक्विपमेंट खरीदा हुआ है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि जैसे कि कोई भी रेसिपी आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। रेसिपी जब तैयार करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। रेसिपी कैसे बनी है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि मैं कहूँ मैकडोनल्ड्स ने आप उसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो मैकडोनल्ड कहता है कि ठीक है आप उसकी फ्रेंचाइजी ले लो, वो आपसे एक हैवी अमाउंट चार्ज करेंगे, बट बदले में बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती है कि जैसे जिस प्रोसेस से हम यूज़ कर रहे हैं उसी प्रोसेस से आप यूज़ करेंगे। मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा रूल रेगुलेशन होते हैं, बट लाइसेंसिंग में किसी भी तरह के ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होते, आप ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है। बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ये होती है कि आप एज इट इज़ आप उसको यूज़ करने वाले हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है कि जब दो पार्टी मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ऑब्वियसली बात है, दो पार्टनर मिलकर पर्टिकुलर बिजनेस को कर रहे हैं, तो उनका रिस्क जो हुआ, उनका जो प्रॉफिट हुआ, वो क्या रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है, कम रहने वाला है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रैटेजिक अलायंसेस का मतलब क्या है, ये भी कुछ इस तरीके से ही है। तो यहाँ पे सभी के सभी, मतलब मैं बता रही हूँ आपको एडवांटेज और रिस्क सभी तरीके से बताए हुए हैं। एक्विजिशंस क्या है, टर्नकी प्रोजेक्ट क्या है, इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। चलो, ये भी हुई यूनिट आपकी कंप्लीट। यूनिट नंबर 6 से वो क्वेश्चन था, ये देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। स्पेसिफिक पॉइंट आपसे पूछा गया है लाइसेंसिंग के बारे में और फ्रेंचाइजिंग के बारे में, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, वो पूरा अब देखो 20 नंबर में यही पॉइंट लिखा है, तो आपके लिए यही पॉइंट एज इट इज़ लिखा है। इनके बारे में डिफरेंस आ गया है, देन उसके बाद इनके एडवांटेज हो गए, 10-10 पॉइंट सबके लिखे हुए हैं। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग एंड जॉइंट वेंचर के बारे में। इसके ऊपर भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन है ना आपके 100% आएगा, तो आप इस यूनिट को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेज पूछे बता दिए मैंने आपको, डिसएडवांटेज बता दिए। देन उसके बाद जॉइंट वेंचर के एडवांटेज है, देखो आपको नजर आ रहे हैं 10-10 पॉइंट है। देन उसके बाद डिसएडवांटेज है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। ये देखो मैं आपको बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। दैट्स द रीजन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड भी आ सकता है और इंडिविजुअल पॉइंट भी आ सकता है, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बारे में लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बारे में लिखा है, इनके बीच में डिफरेंस लिखा, क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिखा, एडवांटेज आ गया, डिसएडवांटेज आ गया, ये सभी के सभी पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। ये एक तरीका है कैसे आप मार्केट में अंदर एंटर करने वाले। नेक्स्ट जाता है इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग पे यहाँ से आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आपके जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, आप सभी को पता है कुछ इस तरीके से होती है। कहाँ गई ये वाला, अगर ये चार्ट समझ में आ जाता है तो 100% आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो क्या होता है, वो इतना लोग उसके बारे में जानते नहीं है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कोई कंपनी बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस में फ़ोन लॉन्च करती है तो क्या उसको इतना उसकी सेल होती है, नहीं होती। ज़्यादा सेल किसकी होती है, जिसकी इमेज मार्केट में ऑलरेडी क्रिएट होती है। सो दैट्स द रीज़न जब इंट्रोडक्शन होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, या फिर मैं कहूँगी किसी भी आइटम का, जब फर्स्ट टाइम वो मार्केट में आता है तो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं करता है। इवन उस स्टेज के अंदर तो लॉस होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वो जैसे जैसे मार्केट में कंटिन्यूस लेवल पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक ग्रोथ स्टेज आएगी जहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ
धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच में उसकी जान पहचान क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। सो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। देन उसके बाद हमारा एक ऐसा पॉइंट आएगा, पीक पॉइंट, कि जब वो एक सैचुरेटरी स्टेज पे आ जाएगा। कहते हैं ना कि हर एक टॉप लेवल को टच करके जरूर आती है, उस टच करने के बाद वो 100% है कि वो नीचे की ओर डिक्लाइन जरूर होगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा उसका सेल के साथ साथ उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि जैसे देखो यहाँ पे बिल्कुल जीरो था प्रॉफिट, सेल के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। जैसे ही डिक्लाइन सिचुएशन आई हमारा प्रॉफिट भी क्या हुआ, गिरता चला गया। ये चारों सिचुएशन आपको इस अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन देखो कैसे आया, जून 2023 में भी आया, दिसंबर 2023 के अंदर भी आया। क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द फेज ऑफ द इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाउ डज इट हेल्प विद द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट। डिस्कस करना है इसको, सबसे पहले ये पॉइंट करना है, देन उसके बाद ये पॉइंट है। 2 क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। ये चार्ट जरूर बना के आना है। ओके, ये आपको प्रॉपर ऐसे एक्सप्लेन करना है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लानिंग में कैसे हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल में। देख पा रहे हैं मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया, 10 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट, राइट, एग्जाम्पल पे। ओके, इसी यूनिट से 7th यूनिट से ही एक और क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि ये भी यही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन मोल्ड होके हुआ आया हुआ है। कहते हैं ना कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपको पीएलसी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आईपीएलसी लिख दिए दैट मीन्स वो इंटरनेशनल लेवल पे है, अगर आई नहीं लगा हुआ तो वो डोमेस्टिक लेवल पे है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। सेम पॉइंट एज इट इज एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन आपको नजर आ गया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो तो 7th यूनिट भी हमारी हो जाती है अब खत्म। देन उसके बाद देखो यही बात की जा रही है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है। अब आपको ऊपर क्या पूछा हुआ था, पीएलसी पूछा हुआ था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। अब प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में पूछा गया है कि कैसे आप प्लानिंग करने वाले। सबसे पहले आपको उसका मीनिंग लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। फिर की एलिमेंट्स जो है जो आपको ध्यान रखने हैं जब हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिसर्च करेंगे, अडेप्ट करेंगे, फिर रेगुलेशन करेंगे, प्राइस स्ट्रैटेजी, सभी की सभी तरीके से ये कर लेंगे। ओके, अब आप ये कहेंगे मैम बहुत ज़्यादा स्पीड से, रीज़न यही है क्योंकि मुझे ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करनी है। ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी मुझे ये प्रोवाइड करना है, कम से कम टाइम में। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 8 में ब्रांडिंग आ जाता है, पैकेजिंग आ जाता है, अदर डिसीजन आते हैं। यहाँ से आपका पैकेजिंग और ब्रांडिंग के ऊपर से क्वेश्चन 100% है, आता ही आता है। किस तरीके से आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखो। डिस्कस द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पैकेजिंग। पैकेजिंग का देखो मैं वैसे मतलब क्या होता है पैकेजिंग। कोई प्रोडक्ट आया है, अब देखो ये पेन है मेरे पास, इससे ऊपर पहले एक और पैकेजिंग थी, राइट। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास ये जो स्पेक्स है, ठीक है, ये जो स्पेक्स है पूरा पहले पैक है। क्यों पैक है, क्योंकि जिसके अंदर जो स्पेक्स है उसको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, किसी भी तरीके से टूट फूट ना हो इसलिए किया गया है। अच्छा, मुझे यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, आपने पीछे देखा होगा कि पूरी लेबलिंग होती है ना, पैकेजिंग के ऊपर ही होती है। ठीक है, तो इन सभी कारण से हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। अच्छा, ब्रांडिंग की बात की जाए तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपके माइंड में इमेज क्रिएट करना, दैट्स नोन एज द ब्रांडिंग, दैट्स इट। समझ पा रहे हैं। तो देखो फंक्शंस लिख देने हैं आपको, सारे के सारे फंक्शंस आपको। देन इंपॉर्टेंस लिखनी है, क्यों आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी। अब आपने देखा है कि एक कंपनी का जो पैकेजिंग है ना दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। रीज़न क्यों है, क्योंकि उसको मार्केट में आइडेंटिफिकेशन, मेरा मन कर रहा है कि आपको सारा इन डेप्थ में समझा दूँ, बट मुझे भी पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा। अप्रोक्स कम से कम 6 से 7 घंटे आराम से स्पेंड हो जाएंगे 19 यूनिट को करने में। बट मैं आपको इतना इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, इतना इजी फॉर्म में लिखा हुआ है, सो उम्मीद करेंगे सभी बच्चे एमकॉम में हो चुके हैं सो इनको रीड कर सकते हैं और इतना अच्छे तरीके से आपको कंटेंट मिल रहा है, राइट। जो कंज्यूमर अपील कर सकता है, ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंसी है, एक लगातार आप एक बार आपने पैटर्न डिज़ाइन कर दिया, कंटिन्यूस लेवल पे आप उसकी एज इट इज़ लेबलिंग कर रहे हैं, आप एज इट इज़ उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप एक जो मैन पावर है वो भी स्किल्ड हो रहा है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, रीड करना बहुत आसान है। क्वेश्चन घुमा के देखो कैसे दिया हुआ है, पैकेजिंग इन एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेकिंग द प्लान ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्लान करने के लिए पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट पूछा गया है कि जो प्रोटेक्शनल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, प्रमोशनल एक्सपेक्ट से बताना है। अब मैंने कहा कि जो ये स्पेक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ लाइन ऑप्टिकल, राइट। अब इसने अपनी प्रमोशन कर रखी है, अपने शॉप की प्रमोशन कर रखी है। जैसे मैं कहूँ कि कुरकुरे है, लेज है, टमाटो का है,
अब हल्दीराम ने की है, प्रमोशन तो हो रही है, अब डिफरेंट आप उसको बता भी रहे हैं कि हाँ अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जो पैकेजिंग करने का फ़ायदा ये भी होता है, कई बार ना जो पढ़े लिखे इंसान नहीं होते ना, उनको ये नहीं पता कि हाँ इस प्रोडक्ट का नाम ये है, वो क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ ना नीला नीला कलर का दिखता है, ऐसा कुछ ना लाल लाल कलर का दिखता था वो पैकेट, और इसमें ऐसा ऐसे तरह के ना शेप होते थे, वो कुछ एक्टिंग करके दिखाएंगे जिसे दुकानदार आसानी से समझ सकता है। ये भी मेन तरीका होता है कि हाँ पैकेजिंग करनी पड़ रही है, समझ पा रहे हो, क्लियर है। नेक्स्ट जाता है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन एक्सपोर्टर्स इन दीज कनेक्शन। इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या दिक्कत होती है वो बताएं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखने, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। फिजिकल प्रोटेक्शन होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होते हैं। अब देखो कोई भी सामान ऐसे खुला रख दो आप, उसकी नाइट्रोजन गैस निकल जाती है पैकेट से, सो वो सील जाता है, सिलाबा मान जाता है, कहते हैं ना सिलाबा मान गया यार, इसको फेंको यार इसमें, है ना, इस तरीके से पॉइंट बोलते हैं आप भी। तो कहीं ना कहीं आप इन सभी तरीके से प्रोटेक्शन की बारे में बात करें। प्रमोशन की बात की जाए, आपके ब्रांड के बारे में पता चलता है, कंज्यूमर अपील कर सकता है। कहीं ना कहीं अगर आपने एक क्वेश्चन याद कर लिया आसानी से, उसको सभी क्वेश्चंस के अंदर फिट कर सकते हैं। ओके, इंटरनेशनल ब्रांडिंग क्या होती है, अब तो हमने पैकेजिंग के बारे में बात की। ब्रांडिंग के ऊपर क्वेश्चन यही आता है कि ब्रांडिंग क्या होती है, और इसकी कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है, की एलिमेंट जिसे मैं कहूँगी। ओके, अच्छा नेक्स्ट जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रांडिंग, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग एंड स्कोप फॉर द यूजिंग ऑफ द ब्रांडिंग इन द ब्रॉड। क्लियर है, सोल्यूशन आपका वही है जो ऊपर हमने दिखाया था। ठीक है, अब आ जाते हैं 9th यूनिट, इंटरनेशनल प्राइसिंग। यहाँ से पता है सेलेक्टेड क्वेश्चन आता है हर बार, वो है कि प्राइसिंग जब हम सेट करते हैं ना, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर बेस होती है। दूसरा, एक जो प्राइस होता है आपके मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है कि जो आपके प्राइसिंग को सेट करने में आपकी अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, इसके मेथड्स बहुत बार रिपीट हुए हैं। आप देखेंगे लास्ट ईयर के 3 से 4 साल के पेपर उठाएंगे, सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2023, 2022, 2000 जून के बारे में बात की जाए या दिसंबर के बारे में बात की जाए, कैसे लिखेंगे। देखो ये सभी के सभी क्वेश्चन एज इट इज लिखे हुए मैंने, कोई चेंज नहीं। प्राइसिंग के बारे में बताएंगे, प्राइसिंग होता क्या है, एक ऐसा अमाउंट है। अब देखो कोई भी पर्सन है, ठीक है, एक मार्केट में आप कोई भी सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, वो आपसे कोई चार्ज करेगा। क्यों चार्ज कर रहा है भाई, उसने इतनी मेहनत की है, उस सामान को आपके मंडी में लेके आ रहा है, मंडी से फिर वो आपको सेल कर रहा है, वो आवाज़ें लगा के सेल कर रहा है, वो उसके एफर्ट है ना, वो इतनी देर से बैठा है, उसको भी तो अपना घर चलाना है ना। तो कहीं ना कहीं वो अपने एफर्ट के अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं कहूँ कि आपको ये, अगर आपको किसी दुकान पे जाके आपको स्पेक्स खरीदना है, तो आप उसे ऐसे थोड़ी ना कि नहीं अंकल जी आप ऐसे दे दो, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप किसी से सामान खरीदते हैं या फिर कोई सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, कोई सर्विसेज लेते हैं, तो आप उसको क्या करनी पड़ती है, मनी पे करनी पड़ती है। सो चलो यहाँ पे नेक्स्ट जाता है कि इसके फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस डिसीजन इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग, राइट। देन उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं। ओके, ठीक है, प्राइसिंग के मेथड है, ये बहुत ध्यान से करके जाने बेटे, ये 100% है, टच वुड, ये बहुत बार आया क्वेश्चन। सो दैट्स द रीजन, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट इस क्वेश्चन को जरूर याद करके। इसके 10 मेथड हैं, 10 के 10 मेथड के एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन। एक बार आपको एक टॉपिक समझ में आ गया ना कि देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब पता है क्या है, कि एडिंग अ मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स टू इंश्योर द प्रॉफिट मार्जिन। इसकी जो कॉस्ट है, मान लीजिए कॉस्ट आपकी 90 रुपीज़ कॉस्ट है, आपने क्या किया प्लस मार्जिन फिक्स कर दिया, मान लीजिए 10 रुपये का, और आपने पूरी में कितने में सेल कर दिया, 100 रुपये में सामान। इसे बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इस देखो सिंपल, जैसे जैसे बोल रहे हैं मैंने उसी को लिखा है, सिंपल है, आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेना, ठीक है। ये 10 के 10 पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम बता दी कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है एक इंडियन एक्सपोर्टर को इंटरनेशनल प्राइस को सेट करने में। करेंसी की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, टैरिफ और ड्यूटीज़ जो लगती है, क्योंकि इतनी सारी टैक्सेस लग जाते हैं जिसके कारण आपकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। आप उस मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वही सामान उनकी मार्केट में वो कम प्राइस में दे रहे हैं। मैंने कहा कि आपके टैरिफ लग लग के टैक्स लग के तो क्या हो गया, वो 129 रुपये का क्या पड़ गया है, प्राइस पड़ गया है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि उसी मार्केट में वही सामान 99 रुपीज़ का सेल हो रहा है, तो कस्टमर्स कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। एक तो कहेंगे कि एक तो मैं 130 रुपये निकालूँ, एक मेरे 100 रुपये से कम प्राइस लग रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट को बोलते हैं। हाईलाइट किया हुआ सभी पॉइंट्स, रीड कर लेना, बहुत आसान है। देखो कितना आसान बना दे तुम्हारे लिए पेपर मैंने, है ना। यूनिट नंबर 10 से की बात की जाए, यूनिट नंबर 10 से एक ही क्वेश्चन आता है कि मेन चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए। डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, कुछ इस तरीके से करते हैं। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर के पास जाता है,
राइट। अच्छा, यहाँ पर इसके मेन चैनल ये है कि एक तो डायरेक्ट होता है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है, मेन बात है यहाँ से डायरेक्ट जाता है। बट यहाँ पे इनडायरेक्ट में 1 टाइम हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है एंड मैनी मोर हो सकता है, ठीक है। सो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको इन पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, इवन सबको पता होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन, राइट। मैंने यहाँ पे सबको बता दिया है, एडवांटेज, डिस्क्रिप्शन, डिसएडवांटेज, ठीक है। आप इनको ना पॉइंट्स में और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके, क्लियर है। चलो, अभी आपको पता है ये हाफ पीडीएफ हुई है, आपको पता है ये 130-40 पेजों की पीडीएफ है, सॉरी 130 पेजेस की पीडीएफ है। अभी मैं केवल 70 पेज पे पहुंची हूँ, राइट। सो करते हैं जल्दी से एक एनर्जी के साथ फटाफट। देखो नेक्स्ट यूनिट क्या करें कि यूनिट नंबर 11 क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है। इंटरनेशनल मार्केटिंग इसके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वहां पे बता रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी और पर्सन को बता रहे हो। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, एक तो इशू आएंगे, ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्टिव आएगा कि हाँ क्या इशू रहने वाले हैं, कम्युनिकेशन करते क्या इशू होता है। सबसे मोटा जो मोटा अगर मैं इशू बताऊँ ना, लैंग्वेज का इशू होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंच बोलने लग जाऊँ तो क्या तुम्हें समझ में आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने लग जाऊँ तो क्या तुम्हें तब समझ में आएगा, नहीं आएगा। सो दैट्स द रीज़न मुझे दोनों की दोनों लैंग्वेजेस को क्या करना पड़ रहा है, यूज़ करना पड़ रहा है। दैट्स द रीज़न कि मेरे जो जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको मैं ये जो इन्फॉर्मेशन बता सकूँ कि IBO 02 में से ये क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, ये दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो समझ जो इस बात को कि हाँ ये चल रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग लिखना है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होता है वो क्या है, देन उसके बाद देखो ये यहाँ पर जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, उस सारे के सारे ध्यान रखने हैं कि स्ट्रैटेजिक हो गई है, रिसर्च हो गया, टाइम हो गया, क्वालिटी हो गया, बिजनेस हो गया, मार्केट हो गया, प्लानिंग हो गया, डेवलपमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट, सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो आपके जो सीनियर हैं और आप जूनियर हैं, आप उनसे बोलने में थोड़ा सा कतराते हैं, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं इग्नू के, ठीक है, और आपके सामने आसपास में अननोन पर्सन है, क्या आप उनसे बोलोगे, नहीं बोलोगे। रीज़न यही है कि आप अननोन हैं, आप उनसे कभी पहले मिले नहीं। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है सबका आंसर दे दिया मैंने। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, कम्युनिकेशन एज अ प्रमोशनल टूल है, जो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट यूनिट से भी ये क्वेश्चन एज इट इज बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे मोल्ड होकर आया हो बेटे, ध्यान से रखना इस बात को, ठीक है। और नेक्स्ट जाता है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज एंड कस्टमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस, ओके। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, ठीक है। प्रमोशन टूल क्या क्या है, एडवर्टाइजिंग है, सेल प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, पर्सनल सेलिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन के अलग दिए हुए हैं, कस्टमाइजेशन के अलग दिए हुए हैं पॉइंट्स, ओके। आपको नजर आ रहा होगा कम से कम 7-7, 8-8 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट एडवर्टाइजमेंट में क्या है कि आप नेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा दिसंबर 2023 में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं जो कि दिसंबर 2023 के अंदर आए हुए हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या कर सकते हो, क्यों करते हो, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, राइट, कंपटीशन से, कंपटीटर से आगे निकलने के लिए, इन सभी के लिए करते हो, राइट। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट का मतलब बताना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक सोर्स है, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया ऊपर कि जो कम्युनिकेशन करने के आपके 5 से 6 सोर्सेज है, इनके ऊपर आपका सेपरेट चैप्टर आया हुआ है, ओके। सो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, मैन्युफैक्चरर ब्रांड क्या होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड क्या होता है। मैन्युफैक्चरर ब्रांड क्या है, जो आपके नेशनल लेवल पे बात की जा रही है, जो कि आपका ब्रांड जो मैन्युफैक्चरर है वो इस प्रोडक्ट को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, मार्केट के अंदर लॉन्च करता है, यहाँ तक का सारा काम मैन्युफैक्चर करता है। बट अगर वही बात अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड की बात करूँ, वो एक तरह ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी मैन्युफैक्चर के हाथ में रहती है, बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करती है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, ऑनरशिप के बेसिस पे, ब्रांड स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, ये सभी के भी टैबुलर फॉर्म में भी दिया, जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग पे क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, पर्सनल सेलिंग होता क्या है, ये मैंने आपको बताया कि जब पर्सन है ना फेस, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आपसे ना कभी फेस टू फेस मिलूंगी ना और आपको मैं अपने चैनल के बारे में बताऊँ कि हाँ मेरा चैनल ना कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता भी रही हूँ वैसे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चेकआउट करने हैं, ये सभी क्वेश्चन पेपर, सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर वाले पे अलग चैनल है हमारा, सो वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। सो ये होता है कि जब मैं कभी
जब पर्सन क्या है अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है कस्टमर से डायरेक्ट मीट करके, ठीक है, उसकी नीड और उसकी एक्सपेक्टेशन को समझ के फिर वो आपसे रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर कोई दिक्कत होती है कस्टमर को, वो आपसे ऑन द स्पॉट आपको आंसर कर रहा है, इसमें कोई स्पॉन्सर्ड पर्सन नहीं होता। ये सब इसमें यहाँ पे रिलेशन बताया गया, ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आया है अभी तक फिलहाल, बट मेरे हिसाब से आपको ये कर लेना चाहिए कि कंट्रोलिंग का पॉइंट, कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट नंबर 15 से मार्केटिंग सर्विसेज से एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग सर्विसेज क्या होती है और इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आपको बड़ा क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कि है ये वाला, डिस्कस द वेरियस बैरियर। देखो आपको यहाँ इस बुक में से ना सबसे ज़्यादा बैरियर, सबसे ज़्यादा फैक्टर अफेक्टिंग, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिस्कस द वेरियस बैरियर टू द इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ द सर्विसेज, एग्जामिन हाउ दिस बैरियर्स कैन बी ओवरकम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गैट्स। गैट्स का मतलब समझते हो, इसकी इम्प्लीमेंट करने से इंटरनेशनल लेवल पर आपको किन किन बैरियर से छुटकारा मिल सकता है, या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि गैट्स हो गया, WTO हो गया, इनको इम्प्लीमेंट ही क्यों किया गया था? क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो आपके जितने भी बैरियर्स है ना उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, आपके ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई हुई है, तो यहाँ इन्होंने गैट्स ने रिमूव किया है। ओके, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर उन्होंने रिमूव किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँ तो ये सर्विसेज में हेल्प करता है, नेगोशिएट करता है दूसरी कंट्री के साथ, ट्रीटमेंट आपको दूसरी कंट्री के सेम जैसा मिलता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, रेगुलेटरी जितने भी बैरियर्स है मीन्स की रूल रेगुलेशन है वो थोड़े से ईजी हो जाते हैं। आप अपनी कंट्री को भी डेवलप कर सकते हैं, दूसरी कंट्री के साथ भी अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है डेवलपमेंट तो होगी। बैरियर क्या आ सकते हैं? बैरियर ये सभी है। गैट की इम्प्लीमेंट बैरियर ये है और गैट का सोल्यूशन ये है। ओके, सो देखो आपको ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे चेंज आया, 4 मोड पूछ दिए, बाकी एज इट इज़ आपको एक स्पेशल बैरियर बता दें कि कल्चर बैरियर क्या होता है, दैट्स इट। मोड आपके 4 है, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई होता है, कंजप्शन बोर्ड होता है, ठीक है, ये सभी आप रीड करें। देखो कि देखो मैं आपको बता रही हूँ समय का थोड़ा सा अभाव है और उस अभाव को देखते हुए मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको 1 घंटे के अंदर विद इन 60 मिनट के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट बुक को बता दूँ, ओवरव्यू बता दूँ कि यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले। अमेजिंग ट्रेंड एंड इशू ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग, क्वेश्चन यही है जो बुक का नाम है, मीन्स की जो यूनिट का नाम है, ठीक है, समझ पा रहे हो? मीन्स की जब हम किसी भी नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं या फिर नई मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे कि दिस चेंजेस इन द हाउ द पीपल बाय द थिंग्स, न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, शिफ्टिंग टू द कस्टमर वांट्स। ओके, ये सभी जो हाईलाइट पॉइंट जो ये हाईलाइट के रखे हैं ना पॉइंट्स, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओके ओके जी, नेक्स्ट यूनिट आ जाती है मार्केटिंग रिसर्च। यहाँ से ना छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, 5-5, 7, 10-10 नंबर से क्वेश्चन है, लास्ट यूनिट जितनी बच जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के ऊपर बताई गई है। और हाँ, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि पहले तो आपको मैं बता देती हूँ मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो ना, जैसे कि ये जो वीडियो पता है क्यों आई है, बहुत सारे बच्चों ने IBO 1 के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बच्चों को मदद भी मिल रही है IBO 1 से। पूरा सिलेबस मैंने पूरे के पूरे सिलेबस करवाया है, 20 चैप्टर्स में से वो 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। उन्हीं बच्चों ने मेरे को कहा कि मैम बाकी सब्जेक्ट्स की भी करवा दीजिए, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, बट आप सभी के लिए कि मैम मैराथन जो मैंने बोली है, ठीक है, इस PDF की मदद से आपका एग्जाम बहुत ईजी जाने वाला है, बहुत आसान से अच्छे से जाने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ने, मैंने उनके ऊपर रिसर्च की, हाँ बच्चे किस तरीके से कंटेंट चाह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आओ उनके लिए, कोई क्वेश्चन पेपर चाह रही है क्वेश्चन पेपर ले आओ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, चाहे वो मैं प्राइमरी सोर्सेज से करूँ, चाहे वो सेकेंडरी सोर्सेज से करूँ, कैसे भी करूँ मैं, राइट, कैसे भी किसी भी तरीके से करूँ मैं, वो आपके पास हो रही है। सो आपको मदद मिल रही है, दैट्स इट, यही मेरा मेन मोटिव था। ओके, डाटा कलेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन 101% है, ज़रूर करके जाना। क्या है, सैम्पलिंग के ऊपर आता है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग बहुत अच्छे से करके जानी। सैम्पलिंग के प्रोबेबल सैम्पलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग होती है, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है। पिक्चर साथ में ऐड की हुई है, आपको पॉइंट दिया गया है कि एक सेकेंड,
सेंसस सर्वे क्या होता है और दूसरा क्या है सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है मोस्ट ऑफ। नज़र आ रहा है, समझ पा रहे हो? हाँ, एक बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि मैम क्या इस PDF की हम प्रिंट निकलवा सकते हैं। यस बच्चे, आप निकलवा सकते हैं, ये A4 साइज सीट में है, आपको बहुत कन्वीनियंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, डिसएडवांटेज हो गया। क्वेश्चनरी के ऊपर है ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग क्या होती है। ग्रुप बना दिए, ग्रुप के ऊपर ग्रुप हो जाए। थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको। ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी वाले पॉइंट से पूछा गया है कि आपसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पूछ दिया। अब देखो आपके पास ना ये पूरा बड़ा सैंपल था, ठीक है, पूरे बड़े मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। आपने इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया पार्ट। अब इनमें से क्या कर दिया, सबको क्या दिया है, मौका दिया है। ठीक है, जैसे चीट निकालते हैं ना, ऐसे चीट निकाली और फिर ये उठा दिया। पर यहाँ पे फ़र्क क्या होता है कि जो सिंपल सैम्पलिंग मेथड और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में आप स्ट्रेटा करते हो सबसे पहले कि आपके पास डिफरेंट ग्रुप, जैसे कि मैं कहूँ कि लड़के और लड़कियाँ मेरी क्लास में दोनों हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लड़कों को पहले अलग किया, लड़कियों को पहले अलग किया। ठीक है, फिर उनके ऊपर सैम्पलिंग की, सिंपल सैम्पलिंग जो होती है। तो यहाँ पर बस यही मेन बात है कि यहाँ पर जो पहले जो पॉपुलेशन होती है ना, उसको हमें डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि जो आपकी पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस नेचर की होती है। हेट्रोजीनियस नेचर समझते हो कि जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, उन कंपोनेंट्स को पहले उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन उसके बाद सैम्पलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग में क्वेश्चन यही है कि गाइडलाइंस देनी है कैसे आप रिपोर्ट लिखते हैं। देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, ये 10-10 नंबर में आए तभी मैंने 11 पॉइंट ही लिखे हुए हैं। ध्यान से बात नोट करो। डिफरेंस देख लीजिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है मल्टीनेशनल ग्लोबल मार्केटिंग के। ठीक है, देन उसके बाद इनके डिफरेंसेस के बेसिस पे बेसिक डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, क्यों मार्केट फॉरेन की ओर जा रही है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए ये पॉइंट भी ऑलरेडी हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 का है। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या कहता है, you are the marketing manager of the old established company manufacturing light the automotive tires and the tube in the country in the view of the कि आपको एक ऐसे मैनेजर बनाया गया मार्केटिंग का, और आप एक पुरानी कंपनी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ऑटोमोटिव टायर्स की बात की जा रही है, ट्यूब्स की बात की जा रही है। ठीक है, आप एक स्लैम्प इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री मार्केटिंग के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, द मार्केटिंग हैज़ टू बी आस्क्ड यू टू बी एक्सप्लोर द ओवरसीज मार्केट। आप बड़े लेवल पे जाना चाह रहे हो। व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं स्टार्ट। क्या आप इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हो, को फैक्टर्स बताएंगे, प्रायोरिटीज किसको देंगे, किसको आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी टारगेट मार्केट क्या रहने वाली, उसके बारे में। क्वेश्चन सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए, आप लिख सकते हो इसलिए। ठीक है, रिलेशनशिप मार्केट क्या होती है, ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था, शॉर्ट भी क्वेश्चन में था, बट हाँ पता होना चाहिए आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, बेनिफिट क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। ओके, समझ पा रहे हो। अच्छा, एक और आ जाता है स्टैंडर्ड आय। हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2021 से लेकर 2023 तक लगातार आ रहे हैं। 22 हो गया, 23 हो गया, मेरे को उम्मीद है 24 में भी आएगा। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगी 2023 में आए हुए हैं ये। ओके, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या होता है, इसके बेनिफिट बताने हैं, एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, स्टेप बता दिए क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, रेगुलेटरी बता दी आपको। ठीक है, एंड लास्ट आ जाता है वारंटी गारंटी के बीच में। इसके ऊपर ना मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, आप चैनल पर विजिट करेंगे ना तो आप शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे कि गारंटी और वारंटी के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर इसको पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे 19 चैप्टर का सारांश आपको पता चल गया है। जैसे ही हमने IBO के अंदर किया था, IBO 1 के अंदर कंप्लीट चैप्टर के डिस्कस किया था, इसी तरह से हमने इसको भी डिस्कस किया है। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। लिंक आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके चार्जेस रहने वाले हैं बच्चे। ठीक है, वो आप कंसर्न कर लेना टीम के साथ, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ क्या आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर PDF को एक्सेस करने के लिए। और हाँ, इस बात की आपको एश्योरिटी दे रही हूँ मैं कि यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम है ईजिली अटैम्प्ट हो सकता है, आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इतना मैं आपको एश्योरेंस दे रही हूँ कि अगर आपने अच्छे से इसको रीड किया,
अच्छे से इसको समझा, बिकॉज इससे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? उम्मीद करेंगे ये जो लेक्चर है बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम एक भी छुट्टी नहीं है आपकी, 1 2 3 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं। 4 का आज मेरे हिसाब से कल हुआ था, आज 1 का है, कल 2 का है, 1 की ऑलरेडी आ चुकी है, 2 की आ चुकी है। कोशिश करेंगे बाकी सब्जेक्ट के हम फटाफट लेके आएँ। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड एग्जाम होने के बाद ज़रूर बताना कि मैम एग्ज़ाम कैसा रहा, किस PDF में से कैसा कितना पेपर आया। ठीक है, वैसे तो मुझे पता ही चल जाएगा। ठीक है, बट हाँ आप सभी के भी रिस्पॉन्स चाहिए, जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट का तो मुझे पता ही चल जाता है, क्योंकि ओके चलो तो